वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका लेक्चर के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो पहला पार्ट क्या है आपका, इसमें आयु वगैरह दिए गए हैं। तो ये जो आज हम कर रहे हैं आपका एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि कल मैंने आपको जीएस की क्लास प्रोवाइड करवाई थी, हिस्ट्री की। तो क्लास का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि जीएस हमें फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए और एग्ज़ाम टाइम पर हम जीएस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड और ऑल ओवर जीएस मिला के आपका 65 मार्क्स का है। उत्तराखंड इसमें निकाल दे तो 35 मार्क्स की आपकी जीएस आने वाली है। और उस जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ आने वाला है। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। और आपको यूट्यूब पे, अगर आप ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे जीएस कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, तो ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना क्या है, इतनी जानकारी होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से क्या कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। वरना अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना, अगर आप यूट्यूब पे अगर पढ़ने बैठेंगे जीएस, तो आपको इतना कंटेंट मिलेगा शायद जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ना भी होता हो, ठीक है। और वैसे भी ये कोई वैसे पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, लेक्चरर का एग्ज़ाम है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, लिमिट की चीज़ें पढ़नी है। तो हम अगर आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सिलेबस करवा रहे हैं और हम खुद भी कैंडिडेट हैं, हमें खुद भी एग्ज़ाम देना है। तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने लेक्चरर के 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं और प्री मेरे क्वालिफाई हुए हैं। उत्तराखंड में जितने भी ये प्री होते हैं ये हमारे क्वालिफाई हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि जीएस में हमको बहुत पढ़ना सही है, लेकिन बहुत वास्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हम पूरे 5000 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेके बैठ जाएं और एग्ज़ाम में उसमें से 2-4 आए। तो हमें क्या करना है, लिमिटेड इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप जो आपको सही लगता है आप वो करिए। चलिए फ़िलहाल आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जीएस की क्लासेस आपके लिए बीच बीच में लाता रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसका स्थापना कब हुई थी। तो जो ये आपका एनसीटी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। स्थापना इसकी कब होती है, 17 अगस्त 1995 को। तो पिछली बार लेक्चरर का एग्ज़ाम जो आया था, उसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट था ना, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको, अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, और जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि 95 है, 93 है। तो ज़रा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब हम चीज़ों को ज़्यादा गहराई से जानते हैं बजाय एमसीक्यू के, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। और इसकी स्थापना जो हुई थी एक एनसीटीई अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में। तो जो अधिनियम था एनसीटी अधिनियम, वो 1993 में बन गया था, लेकिन स्थापना इसकी कब हुई थी, 17 अगस्त 1995 को हुई थी। और कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए कि एनसीटी है एक संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, तो इसका सही आंसर वैधानिक निकाय हो जाएगा। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, कोई भी अनुच्छेद इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले। 1995 से पहले, अब 1995 में तो इसकी स्थापना होती है ना, तो 1995 से पहले, 1995 से पहले जो एनसीटी था वह क्या था, 1973 से काम कर रहा था, ठीक है। 1995 से पहले से ये अस्तित्व में था, लेकिन ये क्या था, 1973 से काम कर रहा था सरकारी सलाहकार निकाय के रूप में अस्तित्व में था। तो एनसीटी अस्तित्व में आ गया था 1973 में, लेकिन वो उस समय क्या था, एक सरकारी सलाहकार निकाय था और एक अलग संस्था के रूप में नहीं था। जब ये अलग संस्था के रूप में नहीं था तो तब क्या था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब वो क्या था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का एक विभाग मात्र था। कब, 1973 से, जब यह काम कर रहा था, ठीक है। और इसका उद्देश्य उस समय क्या था, शिक्षक शिक्षा के विकास और प्रगति की देखभाल करना था। काम तो आज भी इसका यही है, लेकिन तब ये एनसीईआरटी के एक डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा था, स्वतंत्र निकाय नहीं था।
एक सलाहकार निकाय था, ठीक है। और कार्य क्या था उसका, शिक्षक शिक्षा के विकास और प्रगति की देखभाल करना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एनसीटी इसमें कुछ, अब जब ये एक सलाह किसी बड़ी संस्था का एक डिपार्टमेंट है, तो इसमें औपचारिक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी थी। होता ही है, अगर ऑथेंटिक बॉडी नहीं है तो उसमें अधिकार क्षेत्र में कमी आएगी। औपचारिक अधिकार क्षेत्र में कमी थी, तो औपचारिक अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण भारत में शिक्षकों की शिक्षा में मानदंडों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने और एक हद तक उन्हें नियमित करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा, ठीक है। तो ये जो उसको उद्देश्य सौंपा गया था उसमें यह विफल रहा। क्यों विफल रहा? क्योंकि इसके पास औपचारिक अधिकार क्षेत्र में कमी थी, ठीक है। फिर अब मैं इसकी स्थापना कैसी हुई, थोड़ा आपको मैं, अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आता तो थोड़ा, अगर मैंने आपको रोज़ बोल रही हूँ कि अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड से जोड़ते हैं तो हमें याद करने में, चीज़ों में आसानी रहती है, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का डिपार्टमेंट था तो इसके औपचारिक अधिकार क्षेत्र में कमी थी, ठीक है। और इस प्रकार यह भारत में शिक्षकों की शिक्षा में मानदंडों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने के लिए, मतलब इससे अनदेखी होती रही, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज से मत जाइए। बात क्या हुई कि जो शिक्षक शिक्षा के मानदंड बनाने थे, प्रक्रियाएं करनी थी, उसमें यह अनदेखी करता रहा और एक हद तक उन्हें नियमित करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा, जो इसका काम था शिक्षक शिक्षा का, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, अब इसकी सिफारिश कौन करता है बाद में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 ने औपचारिक शक्तियों के साथ एक सरकारी अधिकृत संस्थान की स्थापना की अनुमति दी। तो इसे औपचारिक शक्तियाँ जो देने का काम किसने किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसके लिए अनुमति दी। किसके लिए? इसको औपचारिक शक्तियों के साथ एक सरकारी अधिकृत संस्थान बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? पहले क्या था, एनसीईआरटी का डिपार्टमेंट था। अब जब ये औपचारिक इसके पास शक्तियाँ थी नहीं तो ये अपने काम को नहीं कर पाया, तो फिर इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसको अनुमति दे दी औपचारिक शक्तियों के साथ एक सरकारी अधिकृत संस्थान बनाने की, ठीक है। अभी आपके पास समय ठीक ठाक है तो आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। और चाहे तो आप हमसे पीडीएफ की भी डिमांड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप जब चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी और उस नीति के तहत कार्य योजना में जो आपका एनपीई 1986 की जो कार्य योजना था, उसमें अध्यापक शिक्षा की प्रणाली में सुधार के लिए सबसे पहला कदम क्या करा इन्होंने, वैधानिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों के साथ एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कल्पना की गई। तो इसको जो वैधानिक शक्ति देने का, इसको आवश्यक संसाधन प्रदान करने का, इसको औपचारिक शक्ति प्रदान करने का, ये सारा जिम्मा किसका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। सबसे पहले अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए इसने क्या बोला, एनसीटीई को वैधानिक बना दो और इसको आवश्यक संसाधन दे दो, ठीक। तो ये काम हो गया आपका एनपीई 1986 का। ये तो हो गया इसका इतिहास, ठीक। 1973 में ये अस्तित्व में आया। 1986 में जो एनपीई है इसने इसको औपचारिक, वैधानिक और एक सरकारी संस्थान बनाने की सिफारिश की, अलग से संस्थान। चलिए, अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, एनसीटीई का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। तो सबसे मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि पूरे देश में शिक्षक शिक्षा का जो प्रणाली है उसका नियोजित, प्लान्ड और समन्वित विकास करना। शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन करना, स्टैंडर्ड बनाना, कुछ रूल रेगुलेशन बनाना, और अगर उनको बन गए हैं रूल रेगुलेशन तो उनका उचित रखरखाव करना तथा उनसे जुड़े जो मामले हैं उनका समाधान करना। तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे नियम कानून बनेंगे उनका विकास करना, कानून बनाना और उनसे जुड़े मामलों का समाधान कौन करेगा, आपका एनसीटीई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एनसीटी को दिया गया अधिदेश बहुत व्यापक है, यानी इसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बहुत व्यापक हैं। इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का पूरा दायरा शामिल है। तो एनसीटी पूरे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसमें क्या आएगा, स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए शोध और प्रशिक्षण। तो इसकी जिम्मेदारियों में क्या सम्मिलित है, स्कूलों में जो भी लेवल है आपके प्री प्राइमरी, प्राइमरी, आपका ये माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जो लोगों ने पढ़ाना है उनको तैयार करने के लिए शोध और प्रशिक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, ये तो स्कूलों की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारियों में स्कूलों की शिक्षा के लिए तो तैयारियां है ही हैं, बल्कि उसके साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के जो आपके पाठ्यक्रम हैं वो भी इसमें शामिल है। ये तो उसके उद्देश्य और उसकी जिम्मेदारियाँ हो गई। चलिए अब इसके कार्य क्या हैं। मेन तो कार्य है, एग्ज़ाम में अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कार्य क्या है। तो इसके कार्य क्या हैं, परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह अध्यापक शिक्षा के, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा अध्यापक शिक्षा के मानकों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए ऐसे सभी कदम उठाएं। वो सभी कदम इसको उठाने होंगे अध्यापक शिक्षा के लिए प्लान बनाने के लिए, उनके विकास के लिए और अध्यापक शिक्षा के स्टैंडर्ड बनाने के लिए। जो कैसे कदम उठाए, जो वह उचित समझे। कौन, एनसीटी को जो ठीक लगे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकेगी। ठीक है, तो जो कार्य है वो कर सकेगी। मेन तो बात यहीं तक है, ठीक है ना। वो ऐसे कदम उठाए जो वो ठीक समझे और जो उसने अधिनियम है इसका 1993 का अधिनियम के अधीन जो कार्य करेगी, तो अधिनियम के अधीन यह कौन कौन कार्य करेगा, उसे कुछ कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों के तहत वो कौन कौन कार्य करेगा आपका एनसीटी। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम प्रकाशित करना। जब यह सर्वे करेगा, उनकी स्टडी करेगा शिक्षक शिक्षा के जितने भी पहलू हैं, तो उसके बाद ये क्या करेगा, सर्वे और स्टडी के बाद उनके परिणाम को प्रकाशित करेगा, ठीक है, पब्लिश करेगा। दूसरा, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजनाएं बनानी है, कार्यक्रम कराने हैं, तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और मान्यता प्राप्त संस्थानों को सिफारिश करना कि आप क्या करें, उनको सिफारिशें करेगा कि किस प्रकार आपने शिक्षक शिक्षा के लिए प्रोग्राम बनाने हैं, उनके लिए योजनाएं बनानी है, उनके लिए प्लानिंग करनी है। तो केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों, यूनिवर्सिटीज़ और यूजीसी को क्या करेगा, ये सिफारिश करेगा शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के लिए। फिर है देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना। तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं या आपका पाठ्यक्रम है, तो इसकी निगरानी करने की ड्यूटी भी किसकी है, आपकी एनसीटी की है। फिर स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। बिल्कुल, दिशा निर्देश कौन करेगा एलिजिबिलिटी के संबंध में, ये भी करेगा आपके एनसीटी। फिर शिक्षक शिक्षा में किसी निर्दिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना। अब कोई स्पेशल श्रेणी का अगर पाठ्यक्रम है या कोई ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए मानदंड निर्धारित करेगा, जिसमें क्या आएगा मानदंडों में, उन मानदंडों में आएगा प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता और उम्मीदवारों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की सामग्री और पाठ्यक्रम का तरीका। जो टीचर ट्रेनिंग में जो भी स्टैंडर्ड आपको निर्धारित करने हैं वो उसका काम है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, करिकुलम कैसा होगा, कितने टाइम तक चलेगा और किस तरह करिकुलम को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम कौन करेगा, आपका एनसीटी करेगा। फिर क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए
नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तथा भौतिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं, स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफ योग्यता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। ठीक है, कोई जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वह अपने अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए, जो आप उनका स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफिंग योग्यता प्रदान करने के लिए क्या करेगा, ये दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। ठीक है, उसके बाद अध्यापक शिक्षा योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक बनाएगा। तो अभी जो आप अध्यापक शिक्षा योग्यताएं आपकी क्या है, आपका टीटी होता है, सीटीटी होता है, आपकी जो अन्य योग्यताएं भी हैं, तो उन योग्यताओं के जो परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में मानक बनाना और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मानदंड तथा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की योजनाएं कौन निर्धारित करेगा, आपका ये सब आपका एनसीटी का काम है। टीचर ट्रेनिंग के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए जितने भी काम होंगे उनके लिए करिकुलम बनाना है, उनके लिए योग्यता निर्धारित करना है, सारे काम इसकी ड्यूटी है। ठीक, फिर है मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य फीस के संबंध में निर्धारित, तो फीस के संबंध में भी सारी ड्यूटी इसको दी गई है। फिर शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो सबसे मेन काम है कि शिक्षक शिक्षा के जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पे यह नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दे, इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा दे, उनको संचालित करे कार्यक्रमों को, और उसके परिणाम जो भी आएंगे उसको प्रसारित करे, पब्लिश करे। ठीक, उसके बाद परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समय समय पर जांच और समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थान को उपयुक्त सलाह देना। अब परिषद क्या करेगी, मानदंड निर्धारित करेगी, कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करेगी और कुछ मानक बनाएगी। तो इन मानकों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी क्या करनी है, समय समय पर जांच करेगी और जांच के बाद क्या करेगा, समीक्षा करेगी और मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनको क्या करेगी, उपयुक्त सलाह भी देगी। ठीक, इसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए, अब जवाबदेही लागू करनी है, किसी संस्थान है तो उनको जवाबदेही कैसे लागू करेंगे, उनको उपयुक्त निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना। संस्थान जो आपके टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो कैसे जवाबदेह बनेंगे, उत्तरदायी कैसे बनेंगे, तो उसके लिए एक मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना। जब उनका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन में खरे उतरेंगे तो तभी वो क्या होंगे, उत्तरदायी बनेंगे, वरना तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर आप उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनकी जांच परख नहीं करेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूट क्या है, अपना स्टैंडर्ड खो देता है, अपनी कार्य ढंग से नहीं करता है। तो इसके लिए क्या है, मूल्यांकन प्रणाली बनानी ज़रूरी हो गई। ठीक, फिर क्या है, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं तैयार करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना तथा शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नई संस्थाओं की स्थापना करना। सही बात है, शिक्षक शिक्षा के जितने भी लेवल हैं उनके लिए प्लान बनाना है और पता करना है कि कौन से संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, और जो शिक्षक विकास, टीचर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम है उसके लिए नई इंस्टीट्यूशन की ये स्थापना करने की बात करता है। फिर शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना और ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं। एनसीटी को केंद्र सरकार जो भी काम करेगी, काम देगी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी करने हैं। शिक्षक शिक्षा का जो व्यावसायीकरण ना हो पाए, इसको रोकने के लिए भी कदम उठाना है। तो इस प्रकार शिक्षक शिक्षा से संबंधित, टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं सब इसके कार्यों में शामिल हो जाते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। मैंने आपको पहले ही, आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, विस्तृत रूप में जितनी जानकारियाँ आपके लिए यूजीसी मैंने पढ़ाया, मैंने आपको कोठारी कमीशन, मुदालिर कमीशन, राधा कृष्ण आयोग सब बता दिया है। तो जितनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो सकती हैं मैंने हर वीडियो में इंक्लूड करी हैं। हो सकता है मैं बता तो नहीं कि भैया आपके पास समय है, 6 अप्रैल एग्ज़ाम का डेट है, तो थोड़ा आप क्या करिए, डिटेल्स चीज़ों को ज़रूरी पढ़िए। फिर है, अभी हम आपको लास्ट में एमसीक्यू करवाएंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको
थोड़ा सा इन जब आप पढ़ के रहेंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों को करने में आसानी रहेगी, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, एक है आपका उत्तरी क्षेत्रीय समिति जिसका मुख्यालय क्या है, जयपुर, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु, पूर्वी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय आपका भोपाल। ठीक है, वैसे ही एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता पर फिर भी एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा कि पूछा जाएगा कि उत्तरी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल। ये किसके हैं, एनसीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, और फिर है कुछ उसके जो कार्यक्रम हैं वो क्या क्या हैं, तो शिक्षक कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये इसका मेन कार्यक्रम है। ये टीचर ट्रेनिंग जितने भी प्रोग्राम है उनके लिए रिसर्च और ट्रेनिंग का काम कौन करेगा, आपका एनसीटी करेगा। फिर अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम, ये भी इसका कार्यक्रम है। मान्यता प्राप्त शिक्षा कार्यक्रम कौन कौन से हैं इसके, जैसे कि पूर्व विद्यालय शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएससी, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड, कला शिक्षा में डिप्लोमा प्रदर्शन कला, शारीरिक शिक्षा में परास्नातक एमपीएड, शिक्षा के क्षेत्र में कला स्नातक बीए एजुकेशन डीएलएड और बीईएलएड जैसे प्रोग्राम जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए योग्य बनाते हैं। ठीक है, और कौन से कार्यक्रम है, बीएड और एमएड जैसे प्रोग्राम जो इंटरमीडिएट छात्रों को पढ़ाने के योग्य बनाते हैं, और डीपीएड और बीपीएड जैसे प्रोग्राम जो प्राथमिक और इंटरमीडिएट छात्रों को शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए योग्य बनाते हैं। ये तो हो गए इसके कार्यक्रम। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन कौन से इसके कार्यक्रमों में शामिल नहीं है, तो आपका डीएलएड है, बीएड है, बीए एजुकेशन है, आपका एमपीएड है, बीपीएड है, ये सभी क्या है इसी के कार्यक्रम हैं। अब इसने कुछ नए कार्यक्रम और योजनाएं भी बनाई हैं, तो सबसे पहला इसमें देख लेते हैं एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यह क्या है, 4 साल का एक एकीकृत कार्यक्रम है। इसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड किया जा सकता है। ठीक है, बीए बीएड या बीएससी बीएड किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, अब जो ये आईटीईपी एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक शिक्षकों को मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने में मदद करना। तो इसका मकसद क्या है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके मुताबिक शिक्षकों को मूलभूत, बेसिक, प्राइमरी, आपका मीडिएटर और ये माध्यमिक स्तर की जो आपका इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने में मदद करना। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को शिक्षा के साथ साथ जो आपके टीचर ट्रेनिंग के जो छात्र हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है, टीचर ट्रेनिंग के जो छात्र हैं उनको शिक्षा के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विषयों में डिग्री भी मिलती है। क्यों, जब बीए बीएड होगा तो आपको एजुकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, एजुकेशन की डिग्री के साथ साथ क्या मिलेगा, इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विषयों में डिग्री भी मिलती है। ठीक है, तो क्या है, जो ये आईटीईपी है 4 साल का एकीकृत कार्यक्रम है। ठीक है, और क्या काम है इसका, जो हमारी एनईपी 2020 है उसके हिसाब से शिक्षकों को शिक्षा देना है, किस स्तर की, बेसिक, प्राइमरी, आपकी इंटरमीडिएट, ये सभी शिक्षा देने में मदद करना है। फिर दूसरा जो नया कार्यक्रम है, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST और एक है राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन। तो इस प्रकार इसके नए कार्यक्रम 2-3 तो जो मेरे को मिले वो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, एक है आईटीईपी, एक है अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक और एक है राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन। तो इतनी जानकारी मैंने आपको एनसीटी की प्रदान की है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पढ़िए इसे ध्यान से और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।